हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अचीवर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं राज और मैं आप लोग के लिए काफ़ी शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। और वैसा टॉपिक लेकर आया हूं, वैसा सेक्शन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम में ये सब सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर अभी कोई एग्ज़ाम हो, तो अगर जो आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देते हो, वहाँ 25 क्वेश्चंस होता है जीएस का, जीके जीएस का, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहता है। वो चाहे आप सीजीएल हो जाए, चाहे आपका सीएचएसएल हो जाए, चाहे एमटीएस हो जाए, या फिर आपका कोई स्टेट का एग्ज़ाम देते हो। जैसे जो लोग बिहार के होंगे तो उनका भी पेपर रिसेंटली होने वाला बिहार दर होगा। कुछ लोग जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली उनका पेपर हुआ है, तो वो सब सारे पेपर में, सारे एग्ज़ाम्स में, जीके जीएस के क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यही सब चीज़ों को लेकर मैं सोचा हूँ कि 2020 से लेकर अब तक, यानी आप कह लो वार्षिकांक टाइप, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ और वो सेक्शन वाइज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आज पार्ट 1 है और होपफुली आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो जल्द ही अगला वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। ठीक है, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स दोगे उस तरीके से मेरा जो भी होगा, मतलब आप लोग के लिए तो वीडियो अगला बनेगा। अगर रिस्पॉन्स कम दोगे तो फिर लेट होगा। पर मेरा यही है कि आप लोग के लिए जितने सारे क्वेश्चंस हो सके, लाइक 500 या 600 क्वेश्चंस मैं करा दूं, ताकि आपके एग्जाम में कभी भी करंट सेक्शन से क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज देखेंगे 50 क्वेश्चंस, 50 एमसीक्यू देखेंगे करंट अफेयर्स का 2020 से लेकर अब तक का। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो के रास्ते बने रहिएगा और अगर जो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। और ये बाध्य नहीं है कि वीडियो को लाइक ही करना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। पर हाँ, ये जरूर करना, आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर वीडियो में कुछ खामी दिखती है तो आप कमेंट में कुछ ज़रूर रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि अगर जो मेरे में कुछ गलती है या मेरे में कुछ कमियाँ रही हैं तो उसे मैं इंप्रूव कर सकूँ। और अगर जो अच्छा लगता है तो हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट तो जरूर ही करना और शेयर करना है। अगर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग एग्जाम्स दे रहे होंगे तो उन लोग को भेज सकते हो, ताकि उन लोग का भी फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग अभी न्यू जुड़े हैं तो उनसे ना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एवं ये जो आइकन दिख रहा है ना, बेल आइकन, उसको टैप कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से अपडेट आएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई भी नया वीडियो आएगा, वो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन का पहला प्रश्न। जो इस सेक्शन का पहला प्रश्न है उसको अब देखते हैं। प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, यानी भारत का प्लेस कौन सा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी वैश्विक आर्थिक आपका क्या मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जो भारत का स्थान है इस बार 74th है। लास्ट ईयर भारत का स्थान 76 था, लेकिन इस साल 2 रैंक, मतलब 2020 में 2 रैंक इजाफा किया है, अपना स्थान को अच्छा किया है, तो इस बार 74th है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है उसमें कौन से कंट्री टॉप पे है, तो इस इंडेक्स में स्वीडन जो है वो टॉप पे है, स्वीडन जो है वो टॉप पे है। तो ये सब बातें थी जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकता है। अच्छा, ये जो आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्यों दिया जाता है, तो मोटा मोटी कह लीजिए कि देश में जो उपयोग हो रहे हैं ऊर्जा प्रणाली जो होता है ना, उसमें अच्छी तरीके से सर्वेक्षण के द्वारा, मतलब जो भी है समावेशी विकास आप कर सकते हैं, मतलब कि इतना ऊर्जा का यूटिलाइजेशन करें कि फ्यूचर में जो हमारे आगे वाली पीढ़ी है उनके लिए भी अच्छी तरीके से ऊर्जा रह सके। ठीक है, और भारत का स्थान इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि भारत एलईडी बल्ब पे काम किया। ठीक है, पहले क्या था, बल्ब जो 100 वाट का बल्ब होता था, जो ज्यादा एनर्जी खपत करता था, मतलब बल्ब। ठीक है, अब क्या है कि भारत में एलईडी बल्ब का वितरण किया गया मोदी जी के द्वारा। कौन सा मिशन के द्वारा किया गया, उजाला मिशन के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें जब भारत में हुई तब जाकर भारत का स्थान 74th हो सका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी। और ये जो था, जो सूचकांक था वो 74th रैंक रहा भारत का, और लास्ट टाइम कितना था 76। तो ये सब बातें थी,
आपके वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न। प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। काफी शानदार प्रश्न है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो परेश रावल। परेश रावल नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग मूवीज देखते होंगे, तो चाहे दे दनादन मूवी देख लीजिए, चाहे फिर हेरा फेरी देख लीजिए, उनमें काफी अच्छा ये एक्टिंग की है। ठीक है, तो ये परेश रावल जी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और यहां पे एक क्वेश्चन देखिए और आता है कि FTII यानी क्या, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो शेखर कपूर जी को क्या बनाया गया, FTII के अध्यक्ष। शेखर कपूर जी को क्या बनाया गया, FTII के अध्यक्ष। तो यहां से क्वेश्चन एक और पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन बने हैं, परेश रावल, और FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं, शेखर कपूर। तो ये दो क्वेश्चन इससे हो गए। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो मोख्तर ओयन जो हैं वो हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और माली का राजधानी कहां है, बमाऊ जो है वो माली का मतलब कैपिटल है। ठीक है, और माली कौन सी कंट्री में पड़ता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये सब बातें थी आपके माली के बारे में। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। काफी शानदार प्रश्न है और काफी शानदार पुस्तक भी है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक जो है उनके लेखक कौन है। तो काफी शानदार, मतलब बहुत सारा बुक इनका आता है, तो काफी ज्यादा ये आपका कंफ्लिक्ट में भी रहता है इनके बुक्स। तो इनका नाम है शशि थरूर जी जो हैं वो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक को लेखक हैं। देखिए इनके द्वारा 2-3 पुस्तक और लिखा गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। पहला बुक तो व्हाई आई एम अ हिंदू। ठीक है, तो ये आ सकता है, ये पहला था। दूसरा क्या है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। आप लोग नोट कर दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं एन ईरा ऑफ डार्कनेस। तीसरा बुक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा मार्क ले लेता हूं। तीसरा बुक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, पहला बुक तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग हो गया, दूसरा बुक हो गया इनका व्हाई आई एम हिंदू, उसके बाद अगला बुक हो गया एन ईरा ऑफ डार्कनेस, और अगला बुक हो गया द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ये 3-4 बुक जो है इनका काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो शशि थरूर का बुक का नाम क्या था, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो ये बुक लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। अब देखिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान सही है। मतलब यहां पे राज और राज्यपाल दिया है, कुछ राज्य का मतलब नाम है और उस राज्य के राज्यपाल का नाम है, तो इनमें से किनका मिलान सही है। अन्य जो 3 होगा उसका मिलान सही नहीं होगा, एक का मिलान सही होगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश कौन है, गंगा प्रसाद हैं जी नहीं, यहां के हैं बीडी मिश्रा जी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। असम में कौन है, तो जगदीश मुखी, ये बिल्कुल सही है। केरल का कौन है, केरल के आरिफ मोहम्मद अलवी जो अलवी कह सकते हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो केरल के क्या हो गए, गवर्नर हो गए। और गुजरात, यहां थोड़ा सा इधर है, गुजरात कौन है, गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। तो अरुणाचल प्रदेश के हो गए बीडी मिश्रा, असम के जगदीश मुखी सही ही हैं, केरल के हो गए आरिफ अलवी खान, और गुजरात के हो गए हैं आचार्य देवव्रत। तो ये सब कुछ राज्य का राज्यपाल है जिसको आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। देखिए अब क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। पहले पूछता था कि ये मतलब इस दिवस को कौन सा दिवस है, मतलब जो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले इस तरीके से क्वेश्चंस होते थे। अब क्या दे रहा है कि आपको थीम दे देगा, बोलेगा ये जो थीम है वो किस दिवस का है, या फिर मतलब इस दिवस का कौन सा थीम है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है। जब पैटर्न चेंज हो रहा है तो अपने पढ़ाई को भी तरीका चेंज करने से ही आपका एग्जाम अच्छी तरीके से
कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस जो है उसका थीम क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और पता है 19 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। 19 नवंबर को ही आपका इंदिरा गांधी जयंती, इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में। 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, तो इंदिरा गांधी का जयंती भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है और इसी दिन विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सब प्रश्न आपके और एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो जो भी इससे लिंक हो रहा है ना, जो क्वेश्चन मैं वो आपको सारा बता रहा हूं, ताकि अगर जो आगे क्वेश्चंस आए तो आप लोग आराम से कर सको। मेरा मोटिव यही है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, बस सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊं ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के लिए देश के साथ समझौता किया। मतलब भारत किस देश के साथ में समझौता किया? किसके लिए? साइबर स्पेस के क्षेत्र में। साइबर स्पेस मतलब क्या है? पता है आप लोग को? साइबर स्पेस मतलब जो आपका साइबर चीजें घट रही हैं, ठीक है। जैसे आपको जो इंटरनेट से चीजें घट रही है, साइबर क्राइम पता ही होगा, जो चीजें इंटरनेट से चीजें होती हैं, तो वो अपने साइबर स्पेस में, मतलब साइबर मतलब देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि चाइना के 100 ऐप्स, लगभग 100+ ऐप्स को बैन कर दिया गया था। तो जब 100+ ऐप्स को बैन किया गया था तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। चाइना वाला लोग का पता चला था, उन लोगों के गुप्त सूचना के द्वारा पता चला था कि वो लोग हम लोग पे साइबर अटैक करने वाले हैं, ठीक है। इंटरनेट से हम लोग को काफी सारी चीजें चुराने वाले हैं, जिससे हम लोग काफी क्षति हो सकती है, ठीक है। तो यही सब चीजों को देखते हुए जापान के साथ में ये साइबर स्पेस के सहयोग में आपका समझौता किया गया, ठीक है। जापान के साथ में ये सहयोग का समझौता किया गया। अच्छा, जापान के बारे में तो आपको पता ही होगा सारी चीजें, अभी रिसेंटली सर ने भी आपको पढ़ाया होगा जापान के बारे में। तो जापान जो है, जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो जो है वो होन्शु, HONSHU, होन्शु द्वीप पर स्टैब्लिश्ड है, मतलब होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो देखिए द्वीप से याद आया, द्वीप से और क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जापान में क्वेश्चन, अगर जो जापान कंटिनेंट से क्वेश्चन, सॉरी जापान कंट्री से क्वेश्चन, जापान तो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, गलती माई एरर, ठीक है। तो यहां से अगर जो द्वीप से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जापान में बहुत सारा द्वीप है और बहुत सारा प्रमुख द्वीप है, ठीक है। आपका नागासाकी सुने होंगे, आप हिरोशिमा सुने होंगे ना। तो वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि कुछ द्वीप का नाम रहेगा, ठीक है, और उसको उत्तर से दक्षिण में सजाना होगा, सीक्वेंस में डालना होगा। तो उत्तर से दक्षिण के रूप में द्वीपों का नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले हो गया होकाइडो, सबसे पहले हो गया, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। पहला हो गया होकाइडो, दूसरा हो गया होन्शु, तीसरा हो गया शिकोकू और अगला हो गया क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। और जो होन्शु है वही जापान की राजधानी स्टैब्लिश है। मतलब जो जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है, ठीक है। होन्शु द्वीप पर ही आपका ये टोक्यो राजधानी बसा हुआ है। और ये जो है उसका बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। बिगेस्ट आइलैंड जापान का है और ये दुनिया का दूसरी बड़ा आइलैंड है, दुनिया का दूसरी बड़ा आइलैंड है। पहला में कौन है? वो आपका इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो है ना, वो सबसे बड़ा मतलब आपका आइलैंड है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो यहां से बहुत सारी चीजें मैं आपको लिंक कर दिया हूं, आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉलर थे? जो डिएगो माराडोना जी जो थे वो किस देश के फुटबॉलर थे? देखिए जो डिएगो माराडोना है ना, काफी प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और ये जो थे अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। अर्जेंटीना में के मतलब अर्जेंटीना फुटबॉल को बढ़ावा देने में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा था, ठीक है। 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन हो रहा था और उसमें इनका योगदान काफी रहा है अपना टीम को जिताने में, और ये उस टीम के कप्तान भी थे। और इन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये जो डिएगो माराडोना थे, देख लीजिए इनका इंपॉर्टेंस कितना रहा है। अर्जेंटीना को 1986 में जब टीम विजयी हुई थी,
फुटबॉल विश्व कप चैंपियन में, तो इनके द्वारा ही टीम को लीड किया जा रहा था। और ये इनका योगदान इतना रहा है कि उस टूर्नामेंट में इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें गोल्डन बॉल का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ये डिएगो मैराडोना है वो किस देश के एक महान फुटबॉलर हैं। तो ये अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉलर थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिटमैक्स। सिटमैक्स जो है 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन कौन है, मतलब जो सिटमैक्स सैन्य अभ्यास हुआ है उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे। तो काफी शानदार है, यहां पे थोड़ा सा इधर है सिटमैक्स। सिटमैक्स S4 हो गया कौन, सिंगापुर। I4 हो गया कौन, इंडिया। और T4 कौन हो गया, थाईलैंड। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में यह एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। नौसैनिक, याद रखिएगा कि यह अभ्यास कौन सा था, नौसैनिक था। ठीक है, तो यह त्रिपक्षीय अभ्यास था सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मतलब सहाय मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सहायता करना। तो ये किस राज्य का एक प्रमुख योजना है। तो ये जो है वो गुजरात का एक प्रमुख योजना है। और ये जो मुख्यमंत्री सहाय योजना जो स्टार्ट किया गया था, इसके पीछे मकसद क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया था। तो जब भी ज्यादा बारिश हो गया या सुखाड़ हो गया, ठीक है, मतलब जो मौसम के चलते किसानों में व्यवधान उत्पन्न होती है उनकी खेती में, उनके फसल में, तो उनको क्षतिपूर्ति को कम, मतलब जो उनके कमी है, जो भी उनके मतलब कंपनसेशन के लिए जो भी चीजें उनको क्षति हो रही है, तो उनको ओवरकम करने के लिए ये जो स्कीम था किसान सहाय योजना गुजरात में स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक किसान को, जिनको भी ये सब इशू होता है, उन लोगों को 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का हेल्प किया जाएगा इस योजना के थ्रू। कौन सी योजना, किसान सहाय योजना के द्वारा। और ये जो योजना है कहां चलाया गया था, गुजरात में चलाया गया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। ये जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल संगी ऐप जारी किया गया है। अच्छा, ये मोबाइल संगी ऐप जो जारी किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। तो जो भी लोग, जो प्रशिक्षक है, मतलब कौशल विकास योजना के थ्रू जो भी कौशल मतलब जो आप कह सकते हो प्रैक्टिकली ट्रेंड है, जो भी जिन्हें भी कौशल दिया गया, जिन्हें भी ज्ञान दिया गया प्रैक्टिकली, कोई भी जैसे कोई मशीन चलाना जान रहे हैं, मतलब जिन्हें जो ट्रेंड लोग हैं, उन लोगों को रोजगार देने के लिए, उन लोगों को रोजगार देने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि जो भी यंगस्टर्स लोग हैं वो उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो जो लोग कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वैसे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये एप्लीकेशन जारी किया गया था। कहां किया गया था, छत्तीसगढ़ में ये ऐप को जारी किया गया था। कौन सा ऐप था, रोजगार संगी ऐप, रोजगार संगी ऐप। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। तो ये भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई। किस द्वारा किया गया, भारतीय थल सेना के द्वारा आपका ये ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग देखते जाइए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया। मतलब जो 2020 में जो नोबेल पुरस्कार से लोगों को पुरस्कृत किया गया, उनमें एक रोजर पेनरोज थे। तो रोजर पेनरोज को कौन से, मतलब नोबेल के कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो था, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पेनरोज, सॉरी माफ कीजिएगा, नोबेल पेनरोज मैं बोल देता हूं, रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज के साथ में कुछ और लोग थे, एक रिनहार्ड गेंजेल थे और एंड्रिया धेज थे। ये रोजर पेनरोज जो थे वो ब्रिटेन के थे, और एक रिनहार्ड गेंजेल थे जो कि जर्मनी के थे, और एक और एंड्रिया धेज थे, ये यूएसए के थे। तो ये 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, रोजर पेनरोज, आपका रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया धेज, इन लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उन सारे लोगों का नाम, उन सारे चीज़ों को एक वीडियो में अच्छी तरीके से लाया गया है। दो वीडियो इसका आया है। एक तो पूरे नोबेल का हिस्ट्री के साथ में अब तक का जो लोगों को नोबेल मिला है उन लोगों को, और दूसरा में मॉक क्वेश्चंस को कराया गया है। और ये क्वेश्चन को शिवम सर के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से कराया गया। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जाइए और एक बार देखिए, आपको काफ़ी शानदार ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो जाइए और देखिए, काफ़ी मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुएं में कौन सा सही सुमेलित है? मतलब यहां पे 4 ऑप्शंस है और वो एक ऑप्शन वैसा है जो सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत सुमेलित है। तो इनका नाम बताइए जो सही सुमेलित है। तो तेजपुर लीची सबसे पहले हो गया, मैं फिर से अच्छा से बता रहा हूं, तेजपुर लीची। और तेजपुर लीची जो था वो असम का तेजपुर लीची है, और यहां पे कौन है? बिहार है। तो ये असम का तेजपुर लीची है जिसे जीआई टैग मिला है। दूसरा हो गया पलानी पंचमिथम मिष्ठान। तो ये जो है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु बोल सकते हैं, तमिलनाडु का ये है जो पलानी पंचमिथम जो है वो तमिलनाडु का ये मतलब मिष्ठान है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला हो गया जीरा फूल चावल। ये बिल्कुल सही है, जीरा फूल चावल जो है वो छत्तीसगढ़ का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला है इरोड हल्दी। इरोड हल्दी जो है ये भी तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का ही इरोड हल्दी भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। तेजपुर लीची जो कि असम का था, पलानी पंचमिथम मिष्ठान जो था वो तमिलनाडु का था, जीरा फूल चावल जो था वो छत्तीसगढ़ का था, और इरोड हल्दी ये भी तमिलनाडु का था। तो ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग का नाम था जो किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में। फिर मैं एक चीज फिर से आपको बता दूं कि जीआई टैग पे काफी शानदार वीडियो लाया गया है श्वेता मैम के द्वारा जीआई टैग पे काफी शानदार वीडियो लाया गया है। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, क्योंकि 2021 तक सारी चीजों को उसमें ऐड किया गया है और काफी शानदार वीडियो है। आप लोग जाकर देखिए, आप लोग काफी मजा आएगा। और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में कभी क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ऐसा मैं आप लोग को एश्योर करता हूं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? निवार का नाम ही क्या है? निवार मतलब निराकरण यानी रोकथाम। तो ये जो निवार जो वर्ड का लाया गया, ये जो है ईरानी वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड जो है वो ईरान के द्वारा डेवलप किया गया, और ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटीय में चक्रवाती तूफान आया था जिससे काफी ज्यादा जानमाल का क्षति हुआ था। और इसका नाम क्या था? निवार था, और ये ईरान के द्वारा ये नाम रखा गया है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा और जानना है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? मतलब भारत का जो वनावरण मतलब चारों ओर से वन घिरे होने के क्षेत्र के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? ये नहीं कि मतलब आपके पूरे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मतलब आपका घनत्व से रिलेशन है। ठीक है, तो जो मिजोरम जो है वो भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है। ठीक है, दूसरा में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरा में आता है आपका मेघालय, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मेघालय जो है वो 3rd रैंक पे आता है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये जो मतलब 2 वर्ष के गैप में दिया जाता है। इस बार आएगा तो 2 वर्ष बाद अगला बार आएगा। और ये जो पहली बार ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया था या प्रकाशित किया गया था वो 1987 में प्रकाशित किया गया था। कौन से आपका ये है? तो ये वन के बारे में वनावरण प्रतिशत जो निकाला जाता है वो 1986 में पहली बार निकाला गया था। तो फर्स्ट पे है मिजोरम, दूसरा पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा पर है कौन? मेघालय। ये 3 राज्य का सूची मैं आप लोग को बता दिया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आईपीएल 2020 का आयोजन कहां किया गया। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, भारत, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और बी एंड सी दोनों। देखिए आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम मत होइएगा, होता है कि भाई संयुक्त अरब अमीरात भी है, यूएई भी है और सऊदी अरबिया भी है, तो बी और सी दोनों मार देते हैं, तो ऐसा मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो गलती आप लोग करना नहीं है, करना क्या है, सही। तो आईपीएल 2020 का जो आयोजन किया गया था वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा ये बताइए इसमें जीता कौन था, तो मुंबई इंडियंस जीता था और हराया किसको था, दिल्ली कैपिटल्स को। तो ये जो था 13वां संस्करण था, 13 संस्करण था, और इस बार कौन जीता था, मुंबई जीता था, और हारा कौन था, दिल्ली कैपिटल्स। अब तक मुंबई जो है वो 5 बार अब तक वो कप ले चुके हैं। आप लोग अगर यूट्यूब से जुड़े होंगे और जो MS धोनी के, महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी के फैन होंगे, वो लोग वीडियो भी देखते होंगे। आप यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियो आ रहा है जो कि आईपीएल के प्रमोशन के लिए वीडियो है, तो उसमें वो ऐड करते दिखते भी हैं कि लालच पाप नहीं है, लालच सही है अगर इंटेंशन सही हो तो, ठीक है, काफ़ी सही बात है, इंटेंशन सही होना इंपॉर्टेंट है। तो ये वहाँ भी बताया गया कि रोहित हिटमैन शर्मा जो है वो 5 बार जीते हैं, लेकिन फिर भी अभी इनका लालच है कि अगले बार फिर से जीत जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये था क्वेश्चन, अगर जो आपके आ जाए एग्जाम में, जो मकसद था बोलने का इतना पीछे क्या था वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बोलना क्यों चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार आईपीएल किसके द्वारा जीता गया है, तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया, और कितने बार, तो 5 बार ये जीता गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहां किया गया। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहां किया गया। आप लोग सबको पता होगा कि देश में जो पहली सी प्लेन का शुरुआत जो किया गया वो गुजरात में। आप लोग केवड़िया का नाम सुने होंगे, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था उसका भी आप लोग नाम सुने होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ये लैमलाइट में चीजें रही हैं, ठीक है। तो ये गुजरात में नरेंद्र मोदी के द्वारा नर्मदा जिले के केवड़िया जिले में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। और ये जो है मतलब सी प्लेन है, यह अहमदाबाद से साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है, ठीक है। यह प्लेन जो है वो साबरमती से केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को ओनली 45 मिनट्स में कवर करेगी, ठीक है। तो ये जो देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहां की गई, गुजरात में। आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया वो किनके द्वारा डिजाइन किया गया। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट क्या है। तो ये 2 प्रश्न मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दोगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। काफी शानदार प्रश्न है। ऑर्गेनिक प्रदेश मतलब होता क्या है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात यह समझिए ऑर्गेनिक मतलब होता क्या है। जैसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और याद कर रट्टा मार लिए तो उससे क्या होता है, आप चीजें को जल्दी भूल जाओगे, लेकिन चीजों को समझ कर याद करोगे तो फिर भूलना काफी मुश्किल होती है, ठीक है। तो समझ के याद कीजिए बेटा, यही ना भाई, बार बार याद करने से अच्छा कि समझ के एक बार याद करें ताकि हमेशा चीजें माइंड में रहे। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, मतलब हम कोई खाद का यूज नहीं करेंगे, मतलब जो भी फसल का उत्पादन करेंगे उसमें कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं करके हम जो भी जैविक होता है, जो भी मतलब बिना खाद से बनी चीजें होती हैं उनका यूज करके फसल का उत्पादन करें। तो सबसे पहला स्टेट जो था वो सिक्किम था। वो 2016 में आपका ये सिक्किम जो था वो 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बना था। देश का पहला राज्य जो था वो जैविक प्रदेश बनने वाला 100% के रूप में सिक्किम था। और ये पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप, माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप जो है वो देश का पहला केंद्र शासित बन गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र को घोषित कर दिया गया। मतलब यहां पे इन्हें ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन सी यूटी है, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला कौन था राज्य, 2016 में किया गया था इसे सिक्किम को, और अभी कौन यूटी है, लक्षद्वीप। तो ये सब चीजें हो गई। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। अच्छा, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है, नाम सुने हम,
रडार का नाम सुने? रडार पक्का सुने होंगे। तो क्या होता है, लोग रेडिएशन क्रिएट करते हैं। अब कोई कंट्री से इंसान का रिलेशन अच्छा नहीं है, कोई कंट्री से किसी कंट्री का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो लोग रेडिएशन क्रिएट करते हैं और अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडिएशन भेजते हैं। जैसे आपका जल में भेज दिए, शिव में भेज दिए, या फिर ऊपर वायुयान वगैरह जब होता है तो वहां भेजते हैं। तो वही सब चीजों को खत्म करने के लिए ये रुद्रम नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च किया गया। जो रडार भेजते हैं ना, रडार मतलब क्या होता है, रडार का यूज क्यों किया जाता है? वस्तु को पता लगाने वाली प्रणाली जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, उसी को रडार कहते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से क्या होता है, जो भी गतिमान वस्तु जैसे आपका वायुयान हो गया, जलयान हो गया, या फिर मोटर गाड़ी कि दूरी के बारे में पता करने के लिए, ऊंचाई के बारे में पता करने के लिए, या उसके चाल के बारे में पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रडार का। या फिर रडार का उपयोग एक चीज और में क्या आता है, वेदर फॉर्मेशंस के लिए, मतलब वेदर कब कैसे कैसे कब चेंज हो रहा है, कब चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें के लिए रडार का यूज होता है, ठीक है। और ये रडार को बंद करने के लिए, रडार को काटने के लिए, कोई देश हमको मेरे देश में रडार भेज रहा है, उसको कट करने के लिए ये रुद्रम लाया गया। और रुद्रम जो था वो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल था, मतलब भारत के द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल था। क्या नाम था इसका? रुद्रम, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5वां बिम्स्टिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 5th बिम्स्टिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये श्रीलंका में 5वां बिम्स्टिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। कहां किया गया? श्रीलंका में किया गया। जबकि 4th सम्मेलन जो था वो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में आयोजन किया गया था। और देखिए बिम्स्टिक का बात आया तो बिम्स्टिक के बारे में जान लीजिए कि बिम्स्टिक में कितने कंट्रीज होते हैं, कितने कंट्रीज बिम्स्टिक में है। तो कुल 7 कंट्रीज जो हैं वो बिम्स्टिक में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से हो गए उसका नाम जान लीजिए। सबसे पहले हमारा मुल्क भारत, उसके बाद पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये कुल 7 कंट्री जो हैं वो बिम्स्टिक में है। अच्छा, बिम्स्टिक का स्थापना कब किया गया था? तो 1997 में बिम्स्टिक का स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये जो 5वां बिम्स्टिक सम्मेलन था वो श्रीलंका में हुआ था, और 4th जो था वो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है जो आपको जानना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? मतलब जो 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कितने महिलाओं के द्वारा जीता गया? तो कुल 26 महिलाएं के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीता गया था, ठीक है। अब जो लोग भी बिहार से संबंधित है, जो भी बिहार का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो गया, चाहे वो बिहार पुलिस हो गया, या बिहार सचिवालय हो गया, या बिहार में जो भी एग्जाम होता है, उन लोगों के लिए काफी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल जो लोग बिहार से जुड़े हैं इस प्रश्न पे ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका क्षमता 210 मेगावाट तथा प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत का उत्पादन करने का है, ठीक है। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर ये लुहरी जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं के प्रथम स्थान पे कौन है? जो 100 लोगों का ये लिस्ट निकाला गया उसमें सबसे टॉप पे कौन महिलाएं हैं? तो एंजेला मार्केल, ये जर्मनी के चांसलर हैं, जो हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी टॉप पे हैं, ठीक है। 3rd पे हैं आपके कमला हैरिस। और हमारे देश के 4 लोग थे, जिसमें निर्मला सीतारमण सबसे ऊपर 41वां रैंक पे थे। उसका अगला रैंक पे थे ये आपका रोशनी नडार हो गए जो कि 55 पे, और उसके बाद ये किरण मजूमदार जो 68 पे थे। रोशनी नडार जो एचसीएल कंपनी से जुड़े हैं, एचसीएल के सीईओ हो सकते हैं, वो जो हैं वो ये 55 रैंक पे थे, और किरण मजूमदार जो थे वो 68 रैंक पे थे, ठीक है। तो कुछ 4 लोगों का लिस्ट था जो हमारे देश के लोग 4 लोग फोर्ब्स की सूची में शामिल थे। सबसे टॉप पे कौन है? एंजेला मार्केल।
और कमला हैरिस जो है वो काफ़ी भी न्यूज़ में है, तो वो 3rd रैंक पे रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो था वो फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया सूची था। तो आज मैं इस वीडियो को, हालांकि मेरे पास क्वेश्चन का नंबर भी बहुत है, अभी लगभग 50 क्वेश्चन सब मिलाकर था, मैं सोच रहा हूँ कि आज आपका रिस्पॉन्स देखता हूँ और आज 25 क्वेश्चन तक ही मैं कराता हूँ। ठीक है, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा होगा, अगर आप लोग अच्छी तरीके से इसका मतलब रिस्पॉन्स दोगे, तो कल इसको आगे और कंटिन्यू करूंगा और हर दिन 50-50 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, जहाँ वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं। वीडियो क्लास तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग अपना सुझाव अपना कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, और लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार लास्ट तक रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।